ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? क्लियर है? कोई जी बैकग्राउंड नॉइज? ऑलराइट, यस सर। थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, तो हमने बेसिकली वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मॉड्यूल शुरू किया हुआ है। उसमें हमने क्लिक जैकिंग अटैक देखा था, फिर हमने और डिफरेंट अटैक्स भी उसमें एक्सप्लोर किए हैं कि उनको एक तो कैसे अटैक किया जा सकता है। यानी पिछली क्लास में हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की थी, तो हमने देखा कि किस तरीके से HTTP वल्नरेबल है और क्या डिफेंसेस हैं या क्या HTTP के सिक्योरिटी हेडर्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए उन वल्नरेबिलिटीज़ को एड्रेस किया जाता है, ठीक है, और उन अटैक्स को प्रिवेंट किया जाता है। तो आज जो हमने चीज़ देखी, आज उसी डिस्कशन को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हम डिफरेंट HTTP सिक्योरिटी हेडर्स और एक्सप्लोर करेंगे और किस तरीके से हम देखेंगे कि वो किस तरीके से वेब एप्लीकेशन को ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं। तो पहली चीज़ है माइंड स्निफिंग। माइंड स्निफिंग क्या होता है कि बेसिकली आपके ब्राउज़र में एक फीचर होता है, ये पॉजिटिव फीचर था, यानी जब प्रपोज किया गया था तो इसका इसका काफ़ी फ़ायदा नज़र आता था। और ये फीचर बेसिकली क्या करता है कि जब भी ब्राउज़र को कोई रिसोर्स आती है, कोई कंटेंट आता है ओवर एन HTTP मैसेज, तो उस कंटेंट की एक कंटेंट टाइप होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो ब्राउज़र जो है वो ऑटो डिटेक्ट करता है कि उस कंटेंट की टाइप क्या है, ठीक है, जो रिसोर्स है वो डाउनलोड की गई है, और उसकी अगर कंटेंट टाइप जो हेडर के अंदर मेंशन्ड है और उसका एक्चुअल जो टाइप है, यानी है इमेज पर लिखा हुआ प्लेन टेक्स्ट है या है प्लेन टेक्स्ट और लिखा हुआ है कि वो इमेज है, तो ब्राउज़र इस चीज़ को ऑटो डिटेक्ट करता है और फिर खुद ही से फिक्स कर देता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखें कि लेट्स सपोज वेब पेज ने ब्राउज़र को कहा है कि ये, यानी वेब पेज के अंदर कोड है जो कि बता रहा है कि फ़लानी जगह पे इस पेज के अंदर एक इमेज एम्बेड होना चाहिए, और इमेज का नाम क्या है, फैंसी पिक डॉट जिफ, और ये बेसिकली जो भी सर्वर पे रूट फोल्डर है उसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वेब बेस पेज जब ब्राउज़र पे लोड हो जाता है तो अब ब्राउज़र देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से एक ये इमेज है, तो ब्राउज़र अब इस इमेज की रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। सर्वर जब रिस्पॉन्ड करता है तो रिस्पॉन्स में लिखा हुआ है कि उस ऑब्जेक्ट की, यानी जो इमेज फैंसी पिक डॉट जिफ है, उसकी कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन है। इन रियलिटी वो इमेज था, पर सर्वर से गलती हुई है और उसने कह दिया कि ये इमेज नहीं, ये कंटेंट टाइप टेक्स्ट है। तो पहले शुरू में जब माइम स्निफिंग इनेबल्ड नहीं होती थी तो ब्राउज़र क्या करता था, ब्राउज़र देखता था कि ये कंटेंट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, और वो उसे एज टेक्स्ट ट्रीट करता था, जिसकी वजह से फिर इमेज जो है वो लोड नहीं हो सकता था। यानी इमेज अगर लोड करना है तो फिर ब्राउज़र उसे एज इमेज ट्रीट करेगा, पर अगर रिस्पॉन्स हेडर के अंदर लिखा हुआ है कि कंटेंट टाइप टेक्स्ट है, तो फिर ब्राउज़र क्या करता था कि उसे एज टेक्स्ट डिस्प्ले कर देता था, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी कि इमेज आपको नजर नहीं आएगा, फिर आपको रैंडम गार्बेज बाइट्स बिट्स जो है कैरेक्टर नजर आएंगे। तो इसका फिर फिक्स था माइंड स्निफिंग, कि ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र देखता है कि ठीक है, सर्वर ने कहा है कि ये कंटेंट टाइप जो है ये प्लेन टेक्स्ट है, और ब्राउज़र खुद भी उसके कंटेंट को अंदर से डीपली देखता है कि वाकई प्लेन टेक्स्ट है कि कोई इमेज फाइल वगैरह है। तो वो आप जानते हैं कि कोई भी जेपेग फाइल है, जेप फाइल है, तो उसके अंदर अपना एक हेडर होता है। तो ब्राउज़र उसे देख के डिटर्मिन, यानी उस फाइल के अपने भी एक फॉर्मेट होता है, फाइल के हेडर्स होते हैं, उसमें डेटा खास फॉर्मेट में राइट किया गया होता है। तो उस इंफॉर्मेशन को जो है वो देख के ब्राउज़र डिटर्मिन कर सकते हैं कि इन रियलिटी ये फाइल टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये कोई इमेज फाइल है, ठीक है। तो वो फिर माइम स्निफिंग अगर इनेबल्ड है तो ब्राउज़र क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिटर्मिन कर लेते हैं कंटेंट टाइप, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक उस कंटेंट को ट्रीट करता है। यानी अगर सर्वर ने कहा है कि कंटेंट टाइप प्लेन टेक्स्ट है, पर इन रियलिटी उस फाइल को देख के पता लग जाता है ब्राउज़र को कि नहीं ये इमेज है, तो फिर ब्राउज़र उसे एज एन इमेज ट्रीट करके स्क्रीन के ऊपर एज एन इमेज डिस्प्ले करेगा।
ठीक है। तो देखने में तो बज़ाहिर तो आपको लगेगा कि ये अच्छी चीज़ है कि अगर सर्वर से गलती हुई है तो चलो ब्राउज़र ने उस गलती को फिक्स कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? और वो प्रॉब्लम बेसिकली माइम स्निफिंग अटैक को इनेबल करती है कि लेट सपोज कि वेबसाइट ने यूजर्स को अलाउ किया हुआ है कि वो इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, यानी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, आप देख लें फेसबुक वगैरह है, उसमें आप अपने इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यूज़र जो है वो मलिशियस है, वो क्या करता है कि वो एक फाइल अपलोड कर देते हैं, लेट्स सपोज malicious डॉट जेपेग, ठीक है। यानी फाइल एक्सटेंशन से तो लगता है कि ये इमेज फाइल है, पर इन रियलिटी वो इमेज फाइल नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट कोड की फाइल है। अब क्या होगा कि अगर माइम स्निफिंग अलाउड है तो जब यूज़र इस malicious यूज़र इस फाइल को अपलोड करेगा तो बेसिकली बताया जाएगा, बेसिकली सर्वर तो उसे एज एन इमेज ही रखे स्टोर करेगा ना। अब सर्वर उस इमेज को किसी भी दूसरे ब्राउज़र को भेजता है। फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने एक malicious फाइल अपलोड कर दी है और आप उसके इमेजेस को, उसके फोटो एल्बम को देखना चाहते हैं, तो सर्वर क्या करेगा, वो malicious डॉट जेपेग आपके ब्राउज़र में सेंड करेगा और साथ स्पेसिफाई करेगा कि इसके कंटेंट टाइप जो है वो इमेज है, ठीक है। पर आपका ब्राउज़र क्या करेगा, जब वो उस ऑब्जेक्ट को, जब वो ऑब्जेक्ट रिसीव कर लेगा तो देखेगा कि सर्वर ने तो कहा है कि ये इमेज फाइल है, पर वो खुद उस ऑब्जेक्ट को अंदर एक्सप्लोर करेगा, रीड करेगा, तो उसे पता लग जाएगा कि नहीं ये जावास्क्रिप्ट कोड है, ये इमेज फाइल नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो अब ब्राउज़र क्या करेगा कि उसे एज जावास्क्रिप्ट कोड ट्रीट करेगा, यानी उसे इमेज की तरह डिस्प्ले नहीं करेगा, उसे जावास्क्रिप्ट कोड की तरह एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है कि अगर वो जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कर देता है तो वो तो फिर आपका बेसिकली मलिशियस कोड जो है वो आपकी मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो ये माइम स्निफिंग अटैक था। मैं फिर रिकैप कर दूं कि बेसिकली लेट सपोज मैं अटैकर हूं, तो मैं अपने फेसबुक पे एक इमेज अपलोड कर देता हूं, पर इन रियलिटी वो इमेज नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट कोड है, और बस उस फाइल का नाम जो है मैंने malicious डॉट जेपेग रखा है, और अपलोड करते हुए मैंने सर्वर को कह दिया कि ये इमेज फाइल है। अब आप मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड लिस्ट में हैं, आप मेरी फ़ोटो एल्बम को एक्सेस करते हैं, तो सर्वर बाकी इमेजेस जब आपके ब्राउज़र में भेजेगा तो उसके साथ साथ ये malicious डॉट जेपेग भी भेज देगा और साथ स्पेसिफाई कर देगा कि इसकी कंटेंट टाइप जो है वो इमेज है। पर आपका ब्राउज़र जो है उसमें अगर माइम स्निफिंग इनेबल्ड है तो आपका ब्राउज़र क्या करेगा, वो उस फाइल को खोल के देखे या उस फाइल को रीड करेगा और खुद से फैसला करेगा कि आया ये फाइल वाकई इमेज है या ये कुछ और है। और जब वो देखेगा तो उसे पता लग जाएगा कि ये इमेज फाइल नहीं है, ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट कोड है। पर क्योंकि माइंड स्निफिंग इनेबल्ड है तो वो फिर खुद ही से कहेगा कि चलो ठीक है, सर्वर से शायद गलती हो गई है, तो मैं इस फाइल को एज इमेज ट्रीट नहीं करता, इसे मैं एज जावास्क्रिप्ट ट्रीट करता हूँ, और रादर देन इसे स्क्रीन के ऊपर इमेज शो करने के मैं इसे एज जावास्क्रिप्ट ट्रीट करके एग्जीक्यूट कर देता हूँ, इसे रन करता हूँ। और ब्राउजर जब उस कोड को रन करेगा तो malicious कोड है, आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइम स्निफिंग अटैक है। इसका डिफेंस क्या होता है? एक जो HTTP का हेडर है, सिक्योरिटी हेडर, जो इसमें आपको हेल्प करता है, वो है एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन नो स्निफ। यानी हेडर है एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शंस, और उसमें जो फील्ड है, जो वैल्यू आपने सेट की है, वो कोलन के बाद नो स्निफ की है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली सर्वर ब्राउजर को कह रहा है कि मैं जब भी तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट भेजता हूँ, फॉर एग्जांपल फेसबुक जो है वो आपको इमेजेस भेज रहा है, मैंने जो मेरी फोटो एल्बम में जो है, चाहे वो बेशक मलिशियस कोड ही क्यों ना हो, तो सर्वर जो है वो ब्राउजर को कहता है
कि तुमने माइंड स्निफिंग को डिसेबल कर देना है अगर मेरी डोमेन से पेजेस आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर सर्वर ने कोई फाइल भेजी है और कहा है कि इसका कंटेंट टाइप इमेज है, पर इन रियलिटी उसका कंटेंट टाइप जो है वो इमेज नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट है, तो ठीक है, गेस ना करो। ब्राउजर को कहा जा रहा है कि वो तुम्हारी हेडेक नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर जावास्क्रिप्ट था और मैंने कहा कि इमेज है, तो तुमने उसे एज इमेज ही ट्रीट करना है। ठीक है, बेशक वो इमेज तुम्हें नजर ना आए, लोड ना हो, बेशक गार्बेज आ जाए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तुमने खुद से उसे देख के ये डिसाइड नहीं करना कि इसकी कंटेंट टाइप इन रियलिटी इमेज है, प्लेन टेक्स्ट है, ऑडियो है कि जावास्क्रिप्ट है। वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी एज ए सर्वर जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा कि अगर किसी मलिशियस यूजर ने कोई जावास्क्रिप्ट कोड को सेंड कर दिया है और सर्वर को कहे कि नहीं ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये इमेज है, तो ठीक है, सर्वर वो ब्राउजर को सेंड कर देगा और ब्राउजर को कहेगा कि ये मैंने इमेज का है तो ये इमेज ही है, तुमने इसे एज जावास्क्रिप्ट या एज समथिंग एल्स जो है ट्रीट नहीं करना। अगर मैंने इमेज का है तो तुमने भी इसे एज इमेज ही ट्रीट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से माइंड स्निफिंग अटैक से बचा जा सकता है। एनी क्वेश्चन क्लास? या ये अटैक क्लियर है और इसका डिफेंस क्लियर है आपको? ऑल राइट, मूविंग ऑन देन। ठीक है, अगला जो एक सिक्योरिटी हेडर हम देखेंगे वो है फीचर पॉलिसी का। ठीक है, फीचर पॉलिसी में क्या होता है कि बेसिकली सर्वर जो है फीचर पॉलिसी हेडर को इस्तेमाल करते हुए ब्राउजर को इन्फॉर्म करता है कि क्या क्या फीचर इस्तेमाल करने की इजाजत है इस करंट पेज के साथ। ठीक है, इसका एक सैंपल यूजेज देखें। अगर आपका लेट सपोज आपका सर्वर जो है वो ब्राउजर को एक जो रिस्पॉन्स मैसेज भेज रहा है उसमें फीचर पॉलिसी का हेडर सेट है और उसके अंदर जो वैल्यूज उसने स्पेसिफाई किए हैं वो एक है वाइब्रेट सेल्फ सेमीकोलन कैमरा नन। इस चीज का क्या मतलब है? बेसिकली सर्वर ब्राउजर को कह रहा है कि मेरी तरफ से जो तुम्हें पेज आएंगे और उन पेजेस में अगर कोई नेस्टेड आई फ्रेम है, ठीक है, प्रोवाइडेड वो आई फ्रेम भी मेरी ओरिजिन का ही है, किसी थर्ड पार्टी का आई फ्रेम, थर्ड पार्टी का पेज उस आई फ्रेम में लोड ना हो रहा हो, मेरे पेजेस ही, मेरी डोमेन के पेजेस ही लोड हो रहे हैं उस आई फ्रेम के अंदर। तो इन दैट केस तुम्हें क्या इजाजत है? तुम्हें इजाजत है कि वाइब्रेट वाला जो फीचर है वो इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ का मतलब है कि मेरी डोमेन से जो भी पेजेस लोड हो रहे हैं वो अगर वाइब्रेट करना चाहते हैं तुम्हारे डिवाइस को, फॉर एग्जांपल मोबाइल डिवाइस को, तो तुम्हें इजाज़त है एज ए ब्राउज़र तुम वाइब्रेशन को ऑन कर सकते हो। ठीक है, साथ उसे स्पेसिफाई किया है कैमरा नन, कि अगर कोई मेरा पेज है, मेरी डोमेन के पेजेस लोड हुए हैं तुम्हारे ब्राउज़र में, तो तुम्हें कैमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? बेसिकली होता ही है कि अगर किसी ने, आपने एक पेज लोड किया है और उसके अंदर किसी ने कोड इंजेक्ट किया है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक किया है या क्लिक जैकिंग अटैक किया है, और वो इस तरह का अटैक है कि वो कैमरे को ऑन कर देता है आपके और वीडियो बनानी शुरू कर देता है। तो अगर मेन पेज जो है उसने, जब सर्वर ने ब्राउजर को कह दिया कैमरा नन, तो उसका मतलब है कि उस पेज के ऊपर कोई भी आई फ्रेम, कोई भी कोड इंजेक्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है, कैमरा ऑन करने की इजाज़त नहीं है। तो ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन कर देता है कि इन केस अटैक हुआ भी है, अगर वेब पेज कॉम्प्रोमाइज हुआ भी है, तो एटलीस्ट कैमरे को डिसेबल रखो ताकि कैमरा इस्तेमाल करके आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ना ली जा सके। ठीक है, और ये बाय द वे फीचर इतना ज़्यादा अभी कॉमन नहीं है, पर यस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अब पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू हो गया। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखें ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी जो है, आजकल आप देखते हैं कि मार्क जुकरबर्ग वगैरह जो है वो अपने कैमरा के ऊपर टेप लगाते हैं, अपने माइक के ऊपर टेप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसी वजह से लगाते हैं कि अगर कोई अटैक हुआ, कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गई, कुछ हो गया, तो अगर किसी तरीके से कैमरा ऑन हो जाता, कोई ऐसा कोड है जो कि कैमरा ऑन करके आपकी वीडियो किसी और को भेज देता है,
तो वो तो काफ़ी सीरियस प्राइवेसी का इशू है। तो इस टैग से ये हो जाता है कि सर्वर बता देता है कि इस ब्राउज़र पे एटलीस्ट अगर मेरा पेज लोड किया है तो गलती से भी कैमरे को ऑन नहीं करना, वाइब्रेट को ऑन करना है उसकी इजाज़त है, प्रोवाइडेड कि मेरे पेज से ही रिक्वेस्ट आ रही हो। ठीक है, तो ये फीचर पॉलिसी का सिक्योरिटी हेडर होता है और ये आपकी प्राइवेसी इंश्योर करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट, मूविंग ऑन देन। अगला जो बेसिकली सिक्योरिटी हेडर है वो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग से को बेसिकली कंट्रोल करता है। तो क्रॉस ओरिजिन शेयरिंग होता क्या है? ठीक है, तो क्लास पहली बात तो ये है कि सेफ ब्राउजर बिहेवियर क्या है। सेफ ब्राउजर बिहेवियर है कि अगर कोई पेज खुला हुआ है तो उसमें वो पेज किस जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरी डोमेन को HTTP रिक्वेस्ट ना भेज सके ऑटोमेटिकली। यानी इस चीज का क्या मतलब है? आपने एक पेज खोला है, ठीक है। अब आपने अगर किसी और पेज को खोलना है, किसी और डोमेन के वेब पेज को खोलना है, तो आप URL स्पेसिफाई करें ऊपर बार में, एंटर दबा के आप उस पेज को खुद एक्सेस करें। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक पेज खोला और उस पेज ने आपसे पूछे बगैर ही किसी दूसरी डोमेन के वेब पेज को रिक्वेस्ट भेज दी। क्यों? आपका ब्राउजर जो है, आपने एक पेज खोला हुआ है, आपका ब्राउजर है, तो उसके अंदर काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन पड़ी होती है अटैकर के लिए। फॉर एग्जांपल कुकीज, फॉर एग्जांपल आपके ऑथेंटिकेशन टोकन। ठीक है, तो आप ये नहीं चाहते कि कोई जावास्क्रिप्ट आपके कुकीज और टोकन को किसी थर्ड पार्टी को सेंड कर दे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज अटैकर ने एक वेबसाइट बनाई है, मलिशियस वेबसाइट fancyAnimation.com। आपने ब्राउजर पे fancyAnimation.com खोला है अपनी मर्जी से, ठीक है। अब fancyAnimation.com का पेज क्या करता है कि आपके ब्राउजर से ऑटोमेटिकली एक रिक्वेस्ट भेजता है, ऑटोमेटिकली एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है nationalbank.pk को। अब इसमें मसला क्या है? लेट्स सपोज एज ए यूजर लेट्स सपोज आपका एक nationalbank.pk का अकाउंट है और लेट्स सपोज कि आपने अपने ब्राउजर से कुछ अर्सा पहले nationalbank.pk में लॉग इन किया था। तो अगर आप अभी भी लॉग्ड इन है, आपने लॉग आउट नहीं किया, तो अटैकर क्या करेगा कि बेसिकली जब आपने fancyAnimation.com का पेज खोला है तो अटैकर एक HTTP की रिक्वेस्ट भेजता है आपके nationalbank.pk के जो क्रेडेंशियल हैं या फिर जो आपका ऑथेंटिकेशन टोकन है, तो साथ वो भी भेज देगा HTTP रिक्वेस्ट में। और इस रिक्वेस्ट के साथ वो क्या करता है, वो लेट सपोज कोई ट्रांजैक्शन कर देता है, यानी आपके बैंक से पैसे अपने fancyAnimation.com का जो बैंक है उसमें ट्रांसमिट कर देता है, उसमें ट्रांसफर कर देता है। तो ये पॉइंट समझ आया आपको कि अगर आपके ब्राउजर में इस चीज की इजाजत है, एक पेज है, आपने पेज लोड किया और वो पेज किसी दूसरे लोड को किसी दूसरे पेज को ऑटोमेटिकली HTTP की पोस्ट रिक्वेस्ट भेज देता है। मैं फिर रिपीट कर दूं, गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या फ़र्क होता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट में आप साथ डेटा भेज रहे होते हैं उसकी बॉडी में, और गेट रिक्वेस्ट में भी आप डेटा भेज सकते हैं उसके पैरामीटर लिस्ट के अंदर। और कहने का मतलब है यहाँ पे जो क्रूशियल पॉइंट है वो है कि डेटा भेज रहे हैं। यानी आपने fancyAnimation.com का पेज खोला, उसने आपसे पूछे बगैर ही nationalbank.pk का पेज खोल दिया और उसको एक रिक्वेस्ट भेजी जिसमें आपका ऑथेंटिकेशन टोकन या आपका यूजर ने पासवर्ड भेज दिया। तो अब मसला क्या होगा कि अगर ये हो गया है और आपके ब्राउजर में ऑलरेडी लॉग्ड इन था, तो वो तो कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है,
इसीलिए अक्लमंदी होती है, बार बार आपको कहा जाता है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की है बैंक के ई बैंकिंग की है, ठीक है, तो उसके फौरन बाद लॉग ऑफ किया करें। कंप्यूटर में उस अकाउंट को लॉग्ड इन छोड़ के ब्राउज़र बंद कर देंगे, वो ठीक, वो सेफ नहीं है। क्योंकि अगर आप लॉग्ड इन हैं तो कोई भी मलिशियस यूज़र इस तरीके की हरकत करके आपके आपके अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो सेफ ब्राउज़र बिहेवियर होना चाहिए कि इस तरह का अटैक ना हो सके, यानी HTTP रिक्वेस्ट की इजाज़त ना हो कि किसी, यानी कोई आपका एक वेब पेज जो है वो किसी दूसरे वेबसाइट को, डिफरेंट डोमेन को आपकी मर्जी के बगैर HTTP रिक्वेस्ट ना भेज सके। ये सिक्योर बिहेवियर है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि इन सम केसेस आपको क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। यानी एक तो बिहेवियर है कि ब्राउजर कह दे कि ठीक है, जो भी वेब पेज है उसे इजाज़त नहीं है कि अपने डोमेन के अलावा किसी और पेज को एक्सेस कर सके, किसी और पेज को रिक्वेस्ट भेज सके। ये सबसे ज़्यादा सिक्योर बिहेवियर है। पर उससे मसला क्या आता है? उससे मसला ये आता है कि आप बेसिकली मक्खी को तोप से मार रहे हैं। मक्खी को तोप से मारने का मतलब है कि आप जो अच्छा काम करना चाहते थे ब्राउजर पे, आप वो भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक वेब पेज है, आपने ब्राउजर में वेब पेज खोला है ट्रैवल बुकिंग्स के लिए, और वो वेब पेज जो है एक रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, HTTP रिक्वेस्ट, किसी थर्ड पार्टी वेब सर्विस को, ताकि वो वेब सर्विस बता सके कि जिस इलाके में आप जाना चाह रहे हैं सैर के लिए, उस इलाके का मौसम क्या है इस वक्त, और अगले हफ्ते का मौसम क्या होगा। पर अगर क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट को बिल्कुल ही बंद कर दिया सर ये आपके ब्राउजर ने, तो फिर ये काम नहीं हो सकेगा। फिर आप किसी, आपका वेब पेज जो है ट्रैवल बुकिंग वाला जो आपने खोला हुआ है, वो पे थर्ड पार्टी से डेटा रिक्वेस्ट नहीं कर सकेगा। उसे अगर वेदर डेटा चाहिए तो फिर अपने ही वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। पर क्लास आजकल ऐसे नहीं होता। आजकल आपने अगर कोई भी वेबसाइट बनानी है, कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो सारे का सारा काम उसी वेबसाइट के अंदर नहीं हो रहा होता। कुछ काम आप थर्ड पार्टीज को रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बुकिंग करनी है, बुकिंग की वेबसाइट आपने बनाई है, तो हवाई जहाज की टिकट जो है वो खरीदने के लिए आपको एयरलाइंस की वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ता है। मौसम देखने के लिए आपको वेदर डेटा की वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ता है। होटल बुकिंग के लिए आपको होटल की वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ता है। तो बात ये है कि आपको क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वो लाजमी है। उसके बगैर आपके आजकल की जो ई कॉमर्स और इस तरह की वेबसाइट है वो चलेंगी नहीं। ठीक है, तो इसका फिर क्या हल है? इसका पे हल है कि ब्राउजर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, कॉर्स। और बाय द वे, जब आप इंडस्ट्री में जाके वेब डेवलपमेंट करेंगे तो ये कॉर्स जो है ये आप इनकाउंटर करेंगे। यानी कई दफ़ा होगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो चलेगी नहीं, क्योंकि वो जिस चीज़ के साथ कनेक्ट करना चाह रही है उसने क्रॉस ओरिजिन शेयरिंग अलाउ नहीं की हो। तो वो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस ओरिजिन शेयरिंग क्या है, ताकि आप फिर इसको एड्रेस कर सकें। आपको फिर पता हो कि किस कंपनी से क्या बात करनी है, ताकि आपका काम चल जाए। एनीवे, तो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग होती क्या है कि बेसिकली ये कुछ रूल्स हैं जो कि क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट को कंट्रोल करते हैं, कि कौन सी क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट को इनेबल करना है, कौन सी क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट को मना करना है। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूं कि क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट क्या होती है, अगर किसी को समझ नहीं आ रही। तो क्रॉस डोमेन होती है कि आपने एक वेब पेज खोला हुआ है booking.com। अब अगर आप किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसकी डोमेन booking.com है, तो वो सेम ओरिजिन डोमेन है। पर अगर आपका वेब पेज रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी अलग डोमेन को, फॉर एग्जांपल emirates.com जो कि हवाई जहाज है, या qatar-airways.com, तो वो क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो जो रिक्वेस्ट है वो booking.com को नहीं जा रही, वो qatar-airways.com को जा रही है। तो ये क्रॉस डोमेन होती है कि किसी और डोमेन को रिक्वेस्ट जा रही है। आपने जो पेज खोला हुआ है उसकी अपनी डोमेन कुछ और है,
उस पेज के अंदर से आप किसी और को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसकी डोमेन कुछ और है, तो ये फिर क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो कॉल्स का बेसिकली होता क्या है, एक HTTP हेडर बेस्ड मैकेनिज्म है जो कि बेसिकली सर्वर ब्राउजर को बता रहा होता है कि तुम्हें किस किस डोमेन, इस पेज पे, मेरे पेज पे अगर तुम किसी और डोमेन को रिक्वेस्ट भेजती हो तो तुम्हें किस किस डोमेन को रिक्वेस्ट करने की इजाजत है, किस किस डोमेन से तुम्हें कनेक्ट करने की इजाजत है, किस किस डोमेन से तुम्हें रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करने की इजाजत है। ठीक है, और जहां पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब कॉल्स की बात करते हैं तो एक तो HTTP हेडर होता है जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं, सिक्योरिटी हेडर। उसके अलावा एक और मैकेनिज्म कॉल्स के साथ जुड़ा हुआ है और वो मैकेनिज्म कहलाता है प्री फ्लाइट। प्री फ्लाइट का क्या मतलब है कि आपका ब्राउजर जो है, लेट सपोज आपने booking.com का पेज खोला हुआ है और आपके ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट जानी है QatarAirways.com को, तो आपका ब्राउजर जो है वो QatarAirways.com से पहले पूछ लेगा प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेज के कि आया QatarAirways.com मुझे इजाजत देगी उसके साथ कनेक्ट क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट भेजने की। नंबर वन, क्रॉस डोमेन रिक्वेस्ट, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट दोनों एक ही चीज है। ठीक है, पहले आप ये पूछेंगे। दूसरा आप ये पूछेंगे कि आया मुझे क्या क्या काम करने की इजाजत होगी इस क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट में। ठीक है, यानी इसका एक एग्जांपल देखें कि लेट सपोज आपने प्री फेच किया है, आपने पेज खोला था fancyAnimation.com और fancyAnimation.com जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजना चाहता है nationalbank.pk को, तो आपका ब्राउजर एक प्री फेच रिक्वेस्ट भेजेगा nationalbank.pk को और उससे पूछेगा नंबर वन कि मुझे इजाजत है तुम्हारे से कनेक्ट करने की, रिक्वेस्ट मंगवाने की, रिक्वेस्ट करने की। नंबर टू, क्या क्या करने की इजाजत है। यानी इस चीज का फायदा क्या है, इस चीज का फायदा देखें कि अगर प्री फेच ना होता, अगर प्री फेच ना होता, अगर सिंपली लेट सपोज आपको इजाजत है या आप सेट करना भूल गए हैं और आपको इजाजत है कि आप नेशनल उस fancyAnimation.com के पेज से nationalbank.pk के पेज को रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो अगर वो कोई पोस्ट रिक्वेस्ट है जिसके अंदर आपका ऑथेंटिकेशन टोकन पड़ा हुआ है या आपके क्रेडेंशियल पड़े हुए हैं, तो ये तो नुकसान हो जाएगा, प्राइवेट डेटा है और आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी मर्जी के बगैर हो जाएगी। तो प्री फैच क्या करता है कि आपने अगर कोई रिक्वेस्ट भेजनी है जो nationalbank.pk को फॉर एग्जांपल, तो एक्चुअल रिक्वेस्ट भेजने से पहले आप एक प्री फैच रिक्वेस्ट भेजते हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि क्या क्या किस किस तरह की कम्युनिकेशन की इजाज़त दे रहा है नेशनल बैंक। और फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक ने कहा होगा कि पहले जो तुमने मुझे मैसेज करना है उसके अंदर तुम्हें इजाज़त नहीं है कि कोई भी ऑथेंटिकेशन टोकन भेजो या कोई भी यूज़र ने पासवर्ड भेजो। यस, पहली जो हमारी कम्युनिकेशन हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें इजाज़त दे दूंगा कि अब तुम बेशक क्रेडेंशियल भेज दो। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई मलिशियस वेब पेज था, उसने अपनी मर्ज़ी से ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लिया नेशनल बैंक से, तो एटलीस्ट पहली रिक्वेस्ट के अंदर कोई डेटा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो है वो यूज़र, वो फिर नेशनल बैंक ने इस तरीके की पॉलिसी बनाई होगी कि यूज़र इन्वॉल्व हो ही जाएगा, यूज़र से हर हाल में पूछा जाएगा कि तुम मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी क्रेडेंशियल स्पेसिफाई करो। ठीक है, तो ये प्री फैच का कॉन्सेप्ट होता है कि एक्चुअल रिक्वेस्ट भेजने से पहले आप आपस में ब्राउजर और जो थर्ड पार्टी जो क्रॉस ओरिजिन वाला सर्वर है वो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं कि क्या क्या हमारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और इसका मकसद ये होता है कि कोई गलत किस्म की कम्युनिकेशन, मलेशियस कम्युनिकेशन जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, ये एक एग्जांपल देख लें क्रॉस ओरिजिन या क्रॉस डोमेन रिसोर्स शेयरिंग का, कि आपका एक वेब पेज है जिसका नाम है domain.a.com। उस पेज के अंदर एक इमेज है जो कि domain.a.com के सर्वर पे पड़ा हुआ है और एक और इमेज है जो कि domain.b.com के सर्वर पे पड़ा हुआ है।
तो आपका ब्राउजर पहले जो है वो मेन वेब डॉक्यूमेंट को लोड करेगा जो बेस पेज है, फिर उसमें पहला इमेज जो है उसकी एक अलग रिक्वेस्ट भेजेगा डोमेन a.com को, एक गेट मैसेज जाएगा और उस पर स्पेसिफाई करेगा कि मुझे ये इमेज चाहिए। और क्योंकि ये सेम ओरिजिन है तो इसलिए वेब सर्वर जो है वो इस इमेज को लोड कर देगा आपके वेब पेज, वो सेंड कर देगा और ब्राउजर जो है आपका इस इमेज को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब डोमेन बी को रिक्वेस्ट भेजी जा रही है एक इमेज के लिए, तो डोमेन बी अगर वो इमेज भेज भी देता है तो वो बेसिकली कॉर जो है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, वो रूल स्पेसिफाई करेंगे कि आया ये इमेज रिक्वेस्ट करने की इजाज़त है कि नहीं है। अगर इजाज़त है तो ब्राउज़र डोमेन बी से इस इमेज को रिक्वेस्ट करके लोड कर देगा, और अगर इजाज़त नहीं है तो ब्राउज़र इस इमेज को लोड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई और डोमेन है, वेब पेज डोमेन ए का था और ये इमेज डोमेन बी पे पड़ा हुआ है। और बाय द वे ये क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट जो है ये सिर्फ ब्राउजर एंड पे कंट्रोल नहीं होता, ये सर्वर एंड पे भी कंट्रोल हो रहा होता है। यानी ब्राउजर जो है उसने कहा कि चलो ठीक है मुझे इजाजत है थर्ड पार्टी से रिक्वेस्ट करने की, तो ब्राउजर थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट भेज देते हैं इस इमेज की, तो वो जो जो सर्वर है थर्ड पार्टी का यानी क्रॉस डोमेन जो सर्वर है उसने खुद भी फैसला करना होता है कि आया मैंने रिप्लाई करना है कि नहीं करना, कि मुझे रिक्वेस्ट जो आ रही है वो डोमेन बी से नहीं आ रही, डोमेन ए से आ रही है, तो क्या मैंने इस चीज की इजाजत देनी है कि नहीं। यानी इसका वो एग्जांपल ले लें कि अगर नेशनल बैंक डॉट पीके को रिक्वेस्ट आई है fancyAnimation.com की पेज से, तो वो बैंक भी खुद से डिसाइड करेगा कि आया मैंने इस रिक्वेस्ट को सर्व करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो ये दोनों एंड पे कॉर्स चल रहा होता है, यानी ब्राउजर ने भी डिसाइड करना है कि मेरी पॉलिसी किस किस किस्म की क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट को अलाउ करती है, और एट द सेम टाइम सर्वर ने भी खुद डिसाइड करना होता है कि मेरी पॉलिसी किस किस क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स रिक्वेस्ट को अलाउ करती है। ठीक है, अब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग अगर आपने इनेबल करनी है तो अटैक से बचने के लिए क्या क्या डिफेंस होता है आपके पास। ठीक है, तो उसके लिए HTTP का जो हेडर है उसका नाम है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर, और ये बेसिकली सर्वर ब्राउजर को बता रहा होता है कि किस ओरिजिन से रिसोर्स रिक्वेस्ट करने की तुम्हें इजाजत है फॉर माय वेब पेज। बाकी वेब पेजेस का है वो पे उनकी अलग पॉलिसी होती है, हर पेज हर सर्वर जो है हर डोमेन अपनी अलग पॉलिसी रखती है। शायद कुछ लोग हों, कुछ वेब सर्वर हों जो कहते हो कि मेरे पेज से तुम किसी भी और डोमेन को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। कुछ सर्वर कहते होंगे कि नहीं, अगर मेरा पेज लोड किया है तो तुम्हें किसी भी और ओरिजिन को रिक्वेस्ट, किसी भी और डोमेन को रिक्वेस्ट भेजने की इजाजत नहीं है। और कुछ सर्वर होंगे वो कहेंगे कि ठीक है तुम्हें कुछ डोमेन की इजाजत है कुछ की इजाजत नहीं है। ये कैसे इनेबल होता है, ये एक एग्जांपल देख लें। अगर सर्वर ने ब्राउजर को जो रिस्पांस मैसेज भेजा है HTTP का, उसके अंदर एक हेडर पड़ा हुआ है और हेडर का नाम है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन :*। तो स्टार बेसिकली स्पेसिफाई कर रहा है कि मेरे वेब, तुमने अगर ब्राउजर को कह रहा है कि अगर तुमने मेरा वेब पेज लोड किया है तो मेरे वेब पेज से तुम किसी भी ओरिजिन को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें इजाजत है। किसी भी ओरिजिन के सर्वर को तुम HTTP रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो तुम्हें इजाजत है। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा तरीका हो सकता है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, और उसके अंदर आप स्पेसिफाई कर दें फॉर एग्जांपल https://good.com। इसका मतलब है कि सर्वर ब्राउजर को कह रहा है कि अगर मेरे पेज के अंदर से तुमने किसी और डोमेन को HTTP की रिक्वेस्ट भेज दी है तो वो सिर्फ और सिर्फ good.com को हो सकती है। अगर good.com के अलावा किसी सर्वर किसी डोमेन को रिक्वेस्ट भेजी तो उसकी तुम्हें इजाजत नहीं है। ठीक है, तो इसका फायदा हो सकता है फॉर एग्जांपल आपने एक बुकिंग की वेबसाइट बनाई है तो आप सर्वर जो है वो ब्राउजर को भेजते कर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन
और उसमें स्पेसिफाई कर देगा कि qatar.com को एक्सेस करने की इजाज़त है, उसके अलावा स्पेसिफाई कर देगा weather.com को एक्सेस करने की इजाज़त है। तो जिस जिस वेब सर्विस को एक्सेस करने की HTTP रिक्वेस्ट भेजने की इजाज़त है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्शन दे देते हैं कि हर किस्म की खतरनाक वेबसाइट को आपकी रिक्वेस्ट नहीं जा सकती, सिर्फ और सिर्फ वेल नोन जो वेबसाइट्स हैं, जो कि नोन है कि ठीक वेबसाइट्स हैं, आपका पेज से ब्राउजर सिर्फ उन्हीं वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेज सकता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? जहां तक क्लियर है? ऑलराइट देन, मूविंग ऑन। एक और चीज जो हो सकती है, ठीक है, अगला जो पॉइंट है, आखिरी जो आज का डिस्कशन है वो है एक रिपोर्टिंग एपीआई का हेडर होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग एपीआई का हेडर क्या करता है बेसिकली कि वो वेब सर्वर जो है वेब ब्राउजर को बता देता है, स्पेसिफाई कर देता है कि मेरा एक यूआरएल है जिसके ऊपर मैं रिपोर्ट्स रिसीव कर सकता हूँ। यानी बेसिकली हेडर का नाम क्या होता है? रिपोर्ट टू, और फिर कोलन के बाद आपका जो सर्वर है वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि मेरी कौन सी यूआरएल है जिसके ऊपर मैं रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, रिसीव कर लेता हूँ। इसका मकसद क्या है कि बेसिकली अगर ब्राउजर एंड पे कोई मसला हुआ है, किस किस्म का मसला? एक होता है कि CSP यानी कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, उसकी कोई वायलेशन हुई है, या फीचर पॉलिसी की वायलेशन हुई है। यानी फीचर पॉलिसी क्या थी कि कैमरा ऑन करने की इजाज़त नहीं है, और वेब पेज के अंदर कोई ऐसा स्क्रिप्ट रन हुआ है जिसने कोशिश की है कैमरा रन ऑन करने की, तो फौरन एक रिपोर्ट जनरेट होगी और ब्राउज़र जो है वो सर्वर को उस यूआरएल पे, जो कि सर्वर ने ब्राउज़र को स्पेसिफाई की थी, उस यूआरएल पे वो रिपोर्ट सेंड कर देगा कि वायलेशन हुई है। दूसरा क्या हो सकता है कि ब्राउज़र जो है उसने कोई देखा है कि रिस्की कोड आया है, यानी HTML का कोड था। फॉर एग्जांपल ब्राउज़र ने देखा है कि मुझे जो रिक्वेस्ट आई है उसके अंदर जो क्वेरी पैरामीटर्स हैं उनमें कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला स्क्रिप्ट जो है वो एम्बेड किया हुआ है। तो ब्राउज़र जो है फौरन सर्वर को बता देगा कि तुम्हारा पेज जो है मैंने लोड करने की कोशिश की और उसमें जो मुझे क्वेरी पैरामीटर आए थे उसके अंदर कोई मुझे फॉर एग्जांपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का टाइप का कोड नज़र आया। तो सर्वर को बता देगा कि ताकि सर्वर को पता हो कि ये अटैक हुआ है और उससे रिलेटेड डेटा मिल जाए, ताकि सर्वर को पता हो कि किस वेब पेज पे अटैक हो रहा है, किस जगह से अटैक हो रहा है और किस तरीके से उस अटैक को आइंदा के लिए प्रिवेंट किया जा सके, उसे रोका जा सके। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है कि कोई वेब सर्विस है जो कि डेप्रिकेटेड एपीआई इस्तेमाल कर रही है। इसका क्या मतलब है कि आपके सर्वर ने ब्राउज़र को इजाज़त दी है फॉर एग्जांपल कि किसी थर्ड पार्टी वेब सर्विस को इस्तेमाल कर सके, फॉर एग्जांपल weather.com या qatarairways.com, और वो जो वेब सर्विस है वो कोई ऐसा फ्रेमवर्क या कोई ऐसी लाइब्रेरीज इस्तेमाल करती है जो कि बहुत पुरानी है। पुरानी लाइब्रेरी का क्या मतलब मसला होता है कि पुरानी जो फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज हैं उनके अंदर वीकनेसेस होती हैं। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन नहीं इस्तेमाल कर रहे, अगर आप 5 साल पुरानी वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो काफ़ी सीरियस सिक्योरिटी इशू होता है, क्योंकि पुराने जो वर्जन होती है उनके अंदर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होती हैं वीकनेसेस। नई वर्जन का मकसद ही ये होता है कि वो उन सिक्योरिटी वीकनेसेस को, वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करे। ठीक है, तो अगर कोई ब्राउजर देखता है कि मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट गई है थर्ड पार्टी सर्विस को जो कि पुरानी लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर रही है, तो ब्राउजर सर्वर को बता देगा कि पुरानी लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है, ताकि सर्वर को पता हो कि मैंने इजाज़त देनी है आइंदा उस वेब सर्विस को इस्तेमाल करने की कि नहीं। क्योंकि अगर सर्वर को पता है कि वेब सर्विस पुरानी वर्जन इस्तेमाल कर रही है और उसके अंदर नॉन वल्नरेबिलिटीज है, तो फिर सर्वर कहेगा कि इसकी वजह से तो मेरा नुकसान हो सकता है, शायद मेरा सेशन हाईजैक हो जाए और मेरा सेशन हाईजैक करके कोई मिलिशियस यूज़र जो है मेरे वेब सर्वर पे गलत काम कर सके।
तो पे सर्वर फैसला कर सकते हैं कि आया हमने इस वेब सर्विस को इस्तेमाल करना है कि नहीं। जहाँ पे सर्वर जो है वो जो कंपनी है वो उस वेब सर्विस वाली कंपनी को मैसेज कर सकती है कि तुम पुराना डेप्रिकेटेड लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रही हो, तो यहाँ तो उसे अपडेट करो वरना हम तुम्हारी सर्विस नहीं लेंगे। ठीक है। फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर क्लाइंट क्रैश हो जाए तो ब्राउज़र क्या कर सकता है, ब्राउज़र जो है वो फ़ौरन सर्वर को बता देगा कि तुम्हारा मैंने पेज लोड किया था और वो पेज जो है वो क्रैश कर गया है, ताकि सर्वर को पता हो कि मेरा कौन सा पेज था जो कि क्रैश किया है और उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट था जिसको लोड करने की वजह से ये क्रैश हुआ, ताकि उस चीज़ को सर्वर जो है वो फिक्स कर सके। ठीक है क्लास, तो ये आज हमने कुछ फर्दर HTTP के सिक्योरिटी हेडर्स देखे हैं जो कि आपके सिस्टम को ज़्यादा सिक्योर भी करते हैं और एट द सेम टाइम सर्वर को ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी बेसिस पे सर्वर बेहतर फैसले कर सके, वो वीकनेसेस को फिक्स कर सके और उन्हें इंश्योर कर सके कि अगर कोई सीरियस इशू है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। क्लास एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर। ठीक है यार, क्लास आपको समझ तो आ रही है ना, ये पॉइंट क्लियर है और वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो ये भी सर अपलोड कर देता हूँ। वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आ ही। ओ परफेक्ट है। आपका नाम क्या है, ये कौन बोला है? सर मोहम्मद हमजा। मोहम्मद मोहम्मद हमजा हमजा। सर। ठीक है, एक्सीलेंट। ठीक है, मेरा बाकियों को सर भी मशवरा असाइनमेंट होगा। करेंगे तो इंशाल्लाह और ग्रिप आ जाएगी। ठीक है, एक्सीलेंट। बाय द वे इस पे भी मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ कि आपको एक एक्चुअल हैंड ऑन चीज़ें नजर आए कि वेब सर्विसेज में, वेब सर्वर में क्या वीकनेसेस होती हैं, क्या हेडर होते हैं, ताकि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है यार, जी एक सर। क्विक क्वेश्चन है आप लोगों से। इधर जितने भी लोग हैं जिन्होंने वेब डेवलपमेंट की है या कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत आइडिया है, वो अपना हैंड रेज कर लें ताकि मुझे नजर आ जाए कितने लोग हैं। सिर्फ 3 लोग 4 लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग वेब डेवलपमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, 5 6 बाकी लोग। ओके, यानी क्लास आधी से कम क्लास है जो कि वेब डेवलपमेंट जानती है। ठीक है, थैंक यू, ये मैंने सर्वे करना था। ऑलराइट क्लास, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अगले सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट, ओके थैंक यू, सर। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर।